गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा एसएस में चैप्टर चल रहा है सेकंड, और आज इस चैप्टर में हम करने वाले हैं अजैव संसाधन, भूमि, मृदा एवं जल। जितने भी ये प्राकृतिक संसाधन हैं ये हमारे क्या काम में आते हैं, ये हमारे लिए कितने के महत्वपूर्ण या कितने के आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए है। इसके बाद में हमारी जो शुरुआत होती है वो है भूमि संसाधन से। भूमि संसाधन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। भूमि संसाधन से तात्पर्य है भूमि की सतह का आकार, प्रकार एवं प्रकृति। यानी जो भी धरातल है हमारे उसमें पर्वतीय, पठारी क्षेत्र, मैदानी भाग, उबड़ खाबड़ भूमि, ये सारा क्या है भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। लगभग सभी गतिविधियां भूमि संसाधन से संबंधित होती है। जो भी मानव क्रियाकलाप करता है वो भूमि पर ही करता है, इन क्षेत्रों पर ही करता है। यह जीवित व मृत दोनों तत्वों को आवास प्रदान करती है। यानी जो सजीव वस्तु है या निर्जीव वस्तु है वो दोनों प्रकार की वस्तुएं क्या है भूमि पर ही रहती है या निवास करती है। पृथ्वी के भूमि संसाधन के अंतर्गत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र भी आते हैं, सपाट मैदान भी आते हैं, ऊंचे पठार, द्वीप समूह आदि सारे भूमि संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। प्राकृतिक संसाधन के नाते ये मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सारी आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। यानी भूमि संसाधन है उसके अंतर्गत ऊंचे पहाड़ आ गए, मैदानी भाग आ गए या द्वीप समूह आ गए, ये सारे क्या है मानव की आवश्यकताएं पूरी करते हैं और हमें प्राकृतिक रूप से या प्रकृति या पर्यावरण से हमें ये प्राप्त हुए हैं। भूमि पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या केवल 30% भू क्षेत्र पर रहती है। यानी ये 30% भूभाग पर मान के चलें भी हमारा ये सारा संपूर्ण भूमि भाग है या धरातल है। ठीक है, तो इसमें क्या है हम 30% निकाल लेते हैं। ये 30% हमारा भाग आ गया, भूभाग आ गया। तो इस पे क्या है 90% जनसंख्या निवास करती है और ये हमारा 70% भूभाग रह गया। यहाँ क्या गया 10% संख्या निवास करती है। तो लगभग अगर माना जाए तो 90% भूभाग, 90% जनसंख्या है विश्व की वो 30% भूभाग पर और 70% भाग पर 10% क्या है वो निवास करती है। भूमि संसाधन के सभी क्षेत्र आवास योग्य नहीं हैं। इसके कुछ भागों में विरल जनसंख्या या निर्जन है। यानी भूमि का जितना भी भाग है उस सभी पर मानव है वो आवास या निवास स्थान नहीं बना सकता, क्योंकि पर्वतीय भाग है, मैदानी भागों में मानव है वो निवास अधिक होता है। उसके बाद में देखा जाए तो वन क्षेत्र आ गया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आ गया। तो इस प्रकार मानव है वो सभी भूमि संसाधन है उसके ऊपर अपना निवास स्थान नहीं बना सकता। उसको अलग अलग जगह अपनी सुरक्षा के लिए देखना पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं विरल जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्या कारण है, और उच्च जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्या कारण है। तो इसमें नंबर 1 पर हम लेंगे तीव्र ढाल व उबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाले पर्वतीय प्रदेश। यानी जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ भूमि है, वहाँ पर क्या जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि यहाँ आवास बनाने की सुविधा है वो बड़ी कम होती है। इधर देखते हैं नदी घाटियाँ। अब जहाँ पर मानव को जल आसानी से प्राप्त हो जाए उद्योग धंधों के लिए, घरेलू कार्य के लिए या फिर कृषि कार्य के लिए, तो मानव क्या करेगा वहाँ जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाएगा या मानव अधिक निवास करेगा वहाँ। इधर 2 नंबर देखते हैं विरल जनसंख्या वाले में अत्यधिक गर्म व ठंडे प्रदेश। यानी जिन क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है कड़ाके की, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और
उर्वरक मैदान। अब जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहाँ का जो भूमि है वो क्या है, कृषि योग्य है या अधिक उत्पादन करने वाली भूमि है। तो इसलिए मैदानी भाग होते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहाँ जनसंख्या घनत्व वो अधिक पाया जाता है, और रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या घनत्व वो कम पाया जाता है। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र। अब जहाँ पर क्या है, बाढ़ की समस्या रहती है, बाढ़ की समस्या है या फिर भूमजल स्तर है वो उच्च पाया जाता है, यानी बाढ़ की समस्या, सेम की समस्या है, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। संगनवन क्षेत्र। संगनवन क्षेत्र में क्या है, जीव जंतुओं से सुरक्षा नहीं है, या फिर इन क्षेत्रों में आगजनी की समस्या है या अन्य कोई समस्या जिसके कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वो उच्च पाया जाता है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वो बिल्कुल कम पाया जाता है। इस प्रकार भूमि पर आवास असमान है, यानी जो मानव निवास करता है वो किसी क्षेत्रों में अधिक है और किसी क्षेत्रों में कम है। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कई उत्तरदायी कारक हैं। ये हैं भूमि की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता, यानी भूमि कितनी की उपजाऊ है, जल की उपलब्धता, अब इसमें जल आसानी से मानव को मिल रहा है या नहीं मिल रहा किसी क्षेत्र के अंदर, या फिर मृदा किस प्रकार की है, जलवायु में देखा जाता है कि गर्म जलवायु है या ठंडी जलवायु है अधिक, तो गर्म और ठंडी अधिक जलवायु क्षेत्रों में मानव निवास कम करेगा, और जहाँ पर उष्ण आर्द्रीय जलवायु पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इन संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करती है, यानी अपनी ओर खींचती है। ये सारी जो सुविधाएं होती है वो अपनी ओर मानव को क्या करेगी, खींचेगी या आकर्षित करेगी या प्रभावित करेगी, और मानव क्या करेगा, इन क्षेत्रों में जाके निवास करेगा। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि संसाधन का उपयोग करते हैं। अब मानव क्या है, जो भी मानव की आवश्यकता है वो भूमि संसाधन है उससे लगभग पूरी होती है, क्योंकि भूमि संसाधन ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जिस पर मानव प्रत्येक क्रियाकलाप करता है, जैसे उद्योग धंधे स्थापित करना या फिर कृषि कार्य करना या फिर अन्य कोई भी काम है वो भूमि संसाधन से ही संपन्न होता है। इसके बाद में देखा जाए तो भूमि उपयोग, हम किन किन कार्यों में भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि करना, वानिकी, खनन में क्या होता है, कोयला हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, चांदी हो गया, इस प्रकार के जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं उसको खोद कर निकालते हैं। वो किससे निकालते हैं, भूमि से। इमारत बनाना और उद्योगों आदि की स्थापना भी भूमि उपयोग में की जाती है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि उपयोग से तात्पर्य है कृषि के अंतर्गत भूमि, जानवरों के चरने, सड़क, इमारत, खनन में कोयला, लोहा, इस्पात आदि निकालना। विनिर्माण में क्या है, उद्योग धंधे बोले जाता है विनिर्माण को। विनिर्माण के लिए भूमि, दलदली भूमि और वनों के अंतर्गत भूमि। सामान्यतः लोगों की अपनी भूमि होती है जिस पर वे कृषि करते हैं या मकान बनाते हैं। अब इसने ये कहा है जो भी उद्योग धंधे हैं किसी ने स्थापित कर रखे हैं वो उस व्यक्ति की निजी या खुद की भूमि होती है, या कृषि कार्य कर रहा है तो वो उसकी खुद की भूमि होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। अब आगे देखते हैं भूमि के प्रकार। अब भूमि कितने प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। नंबर 1, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी व सामुदायिक भूमि में विभाजित किया जा सकता है। निजी क्या होता है, अब देखते हैं। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, यानी एक व्यक्ति का अधिकार होता है या दो व्यक्तियों का अधिकार होता है। निजी भूमि का उपयोग किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की भूमि का उपयोग निजी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है।
यानी ये भूमि होती है या इस प्रकार की जो क्षेत्र होता है वो क्या है, उन व्यक्तियों या परिवार के सदस्यों का उन पर हक होता है या उनका ही स्वामित्व होता है। निजी भूमि के बाद में देखते हैं सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यानी एक समूह होता है, कुछ लोगों का एक झुंड होता है, तो उस भूमि पर क्या होता है, सभी का समान रूप से अधिकार माना जाता है या होता है। जैसे में चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना, इस समुदाय भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यानी ये क्षेत्र इस प्रकार का क्षेत्र होता है, किसी एक संपूर्ण समूह का उस क्षेत्र पर अधिकार होता है और वो वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हैं या फिर फल फ्रूट जो भी पेड़ पौधे वहाँ है, जिस प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिल रही है वो संपूर्ण रूप से वहाँ अपना। अब हम देखते हैं भूमि उपयोग प्रतिरूप, यानी भूमि का उपयोग है हम किन किन क्षेत्रों में किन किन कार्य के लिए करते हैं, वो प्रतिरूप हम देखेंगे या वो सारणी है वो उसको देखेंगे। विश्व के विभिन्न देशों में भूमि उपयोग में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। भूमि उपयोग प्रतिरूप शब्द का उपयोग भूमि के विभिन्न उपयोगों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी भूमि है उस पर कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है, कितने प्रतिशत भाग पर उद्योग है, कितने प्रतिशत भाग पर अन्य कार्य हम कर रहे हैं। तो ये सारा प्रतिरूप हमें नीचे देखेंगे। संपूर्ण विश्व के सभी देशों में लोगों की अपनी निजी अथवा सामुदायिक भूमि होती है। लोग विभिन्न देशों के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्वाभाविक है कि लोग अपने कुछ उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, कुछ लोगों का व्यवसाय कृषि होता है तो वो कृषि कार्य करते हैं भूमि पर, और अन्य कार्य भी संपन्न करता है। विश्व के कुछ चुने हुए देशों का भूमि उपयोग प्रतिरूप नीचे तालिका में दिया हुआ है। तो अब हम तालिका में देखेंगे कौन कौन से देश हैं, कितना प्रतिशत भूभाग पर कृषि करते हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर चरगाह है, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है और अन्य क्षेत्र में उपयोग लेते हैं। अब देखते हैं विश्व के कुल चुने हुए देशों का भूमि उपयोग प्रतिरूप नीचे तालिका में दिया हुआ है। यानी भूमि का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें तालिका में दिया हुआ है देश का नाम, ठीक है। इसके बाद में फसल भूमि, यानी कितने प्रतिशत भूभाग पर फसल बोई जाती है, कितने प्रतिशत भूभाग है वो चरगाहे के लिए यानी पशु चराने के लिए हमारे पास में मौजूद है। उसके बाद में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर है और अन्य क्षेत्र में अन्य कार्य क्रियाकलाप किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मान लीजिए 100% हमारा ऑस्ट्रेलिया का भूभाग आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है 6%, ये लो 6%, यानी इतने प्रतिशत भूभाग पर क्या है कृषि क्षेत्र या फसलें बोई जाती है, ठीक है। अब आगे है चरगाह 56%। 56% भूभाग पर क्या है चरगाह के लिए जो भूमि है वो उपयोग की जाती है। इसके बाद में आता है वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर है 14% पर, यानी 14% भूभाग पर वन है, जंगल पाए जाते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो 24% है वो अन्य क्रियाकलाप में काम में लिया जाता है। तो टोटल हो गया हमारा 100% भूभाग, ठीक है। तो इसी प्रकार हम एक भारत का भी इसमें दे रखा है, भारत का एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए ये भारत का भूभाग है संपूर्ण सारा, इसमें 57% भूभाग है, उस पर क्या होती है कृषि होती है, ठीक है। इसके बाद में देखें 4% भूभाग पर चरगाह का स्थान है, पशुओं के चराने के लिए या अन्य सुविधाएं हैं। इसके बाद में देखें तो 22% पर क्या है जंगल है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखें तो 17% भूभाग है वो अन्य क्रियाकलाप में काम में लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा 100% भूभाग है, उसको हमने यहाँ देखा है भी 57% भूभाग पर हम कृषि करते हैं। कृषियों की भूमि हमारे पास में भारत के पास में 4% भूभाग पर
चरगाह है और 22% भूभाग पर वन क्षेत्र है और 17% भूभाग पर अन्य काम होते हैं। आगे देखते हैं, विश्व के कुछ चुने हुए देशों में भूमि उपयोग प्रतिरूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस तालिका में हमने देखा है कि भारत के जो 57% भूभाग पर कृषि होती है, ऑस्ट्रेलिया के 6% भूभाग पर कृषि की जाती है, चीन में 10% भूभाग पर है, फ्रांस में 35% भूभाग पर है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखेंगे क्या है। ऑस्ट्रेलिया में घास तल क्षेत्र का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो चरगाह है वो 56% भाग है, हमने देखा है। इसके बाद में देखा जाए, जैसा कि भारत में फसल क्षेत्र का प्रतिरूप 57% है, तो ये सारा जो अंतर है वो भूमि संसाधन पर ही निर्भर करता है। उस देश में या उस महाद्वीप में किस प्रकार का भूमि या मैदानी भाग है या पर्वतीय भाग है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सारा निर्भर करता है। जापान हालांकि एक छोटा सा देश है, परंतु वहाँ पर भारत की तुलना में 3 गुना अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। यानी जापान में क्या है, 67% भूभाग पर है वो वन क्षेत्र पाया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत के 22% भूभाग पर ही वन है। यूएसए विश्व का एक अग्रणी गेहूं निर्यातक है। वहाँ भारत के फसल क्षेत्र 57% की तुलना में 21% क्षेत्र के अंतर्गत है। अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ कुल भूमि पर 21% भूभाग पर कृषि की जाती है और भारत में क्या है, 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र भारत के पास में अधिक है, तो भारत के जो फसलों का निर्यात है वो अन्य देशों में होना चाहिए, परंतु क्या है, यूएसए क्या है 21% भूभाग पर कृषि करता है और गेहूं का निर्यात भी करता है और पहले स्थान पर आता है निर्यातक देशों में, गेहूं निर्यात देश में। अन्य सभी देशों की अपेक्षा भारत में फसलों के अंतर्गत का क्षेत्रफल प्रतिशत अधिक है। अन्य सभी देशों की अपेक्षा भारत में फसलों के अंतर्गत का क्षेत्र प्रतिशत अधिक है। अगर बात करें हम इस तालिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, भारत है, जापान है, रूस है, यूके है, यूएसए है, ये तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे अधिक देखते हैं इसमें कृषि क्षेत्र कौन से देश में सबसे अधिक क्षेत्र पर की जाती है। तो कनाडा में 5% है मात्र, चीन में 10% है, विश्व में जनसंख्या में नंबर 1 पर है ये। फ्रांस में 35% है। अगर देखा जाए इस तालिका में तो भारत सबसे अग्रणी है, यानी कृषि है वो बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है, आधे से अधिक भाग पर कृषि क्षेत्र या कृषि की जाती है।